right. Hello, everybody. Good afternoon, guys. Good afternoon. I hope you're doing wonderful. I hope you're doing great. Sumit, Ritika, Tanya, Shivani, Rituja, Raghav, Anuradha. I hope तुम सब एकदम स्वस्थ हो, मस्त हो, एकदम बढ़िया हो. Good afternoon, guys. Yes. हाँ जी. तो कैसा चल रहा है आप लोगों का मंडे? हाउ इज मंडे ट्रीटिंग यू? एग्जाम काफी नजदीक आ गई है, अब बिल्कुल 1 महीना बाकी है. तो अब तुम लोग बिल्कुल इज्जत से पढ़ाई चालू कर दो. फटफट सीए में फाउंडेशन क्लियर करके इंटर में आना है ना. अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से चालू कर दो. यस, चलो, बहुत ही बढ़िया, 1 नंबर. तो क्या हम लोग हमारा लास्ट टॉपिक विच इज मनी मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं? यस, चलो, बहुत ही बढ़िया. ओके गाइस, नाउ मनी मार्केट की हम बात करें तो अगर तुम्हें एक बात पता हो कि हमारी कंट्री में अगर हमें फंडिंग लेनी हो, अगर हमें कहीं से पैसा रेज करना हो, तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ बैंक के पास जाके लोन लेना पड़ेगा. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मतलब इतने सारे तरीके होते हैं जिसमें हम अपना पैसा रेज कर सकते हैं. दैट इज नॉट जस्ट व्हाट, दैट इज नॉट जस्ट बैंक लोन. बहुत सारा गवर्नमेंट ने 1 ईयर के बेसिस पर, मतलब जो ऐसे फंड्स उन्होंने अवेलेबल कर रखे हैं जिसको आप 1 साल में बोरो करके रीपे कर सकते हो. ठीक है, उनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म फंडिंग. क्या बोलते हैं मेरी जान? शॉर्ट टर्म फंडिंग. उस शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए जो भी तरीके अवेलेबल होते हैं उस मार्केट को हम बोलते हैं मनी मार्केट. क्लियर है सबको? फिर से एक बार, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे अलग अलग सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल कर रखे. जैसे अगर अपन कंपनी की बात करें तो कंपनी पैसा कहां से लाती है? कंपनी शेयर होल्डर से पैसा लाती है, कंपनी डिबेंचर होल्डर से पैसा लाती है, कंपनी बैंक से लोन लेती है, कंपनी क्रेडिटर्स से लोन लेती है. ठीक है, एक और तरीका होता है कंपनी डिपॉजिट से पैसा लाती है, कंपनी डोनेशन से पैसा लाती है. तो कंपनी के पास बहुत तरीके होते हैं. तो जब कंपनी के पास इतने तरीके हैं तो हम क्यों पीछे हटे? तो एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी ऑल्सो हैव राइट्स टू अरेंज फंड्स नॉट जस्ट बाय वे ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक बट ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? गवर्नमेंट आपको उन्होंने एक अलग से मार्केट क्रिएट कर रखा है. जैसे अपना शेयर बाजार को अपन क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट बोलते हैं. करेक्ट है. अपन जब जहां से जाकर सब्जी खरीदते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? सब्जी मार्केट. ठीक है, यही बोलते हैं ना. उसके बाद जहां से जाकर अपन कपड़ा खरीदते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लॉथ मार्केट. वैसे गवर्नमेंट ने जहां पर शॉर्ट टर्म मनी अवेलेबल कर रखी है उसको अपन बोलते हैं मनी मार्केट. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. वहां पर गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म फंडिंग अवेलेबल कर रखी है जिसको हमें 1 साल के लिए बोरो कर सकते हैं. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. यस, डन. अच्छा, क्या तुमने इसके बारे में नाम सुना है? चिट्ठी, हुंडी चिट्ठी. हुंडी चिट्ठी के बारे में सुना है आप लोगों ने? यस, किसी ने भी? गाइज, हाँ. तो हुंडी चिट्ठी क्या होता है? बेसिकली हुंडी चिट्ठी इज अ हिंदी वर्ड, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में अनरिकॉग्नाइज्ड लेंडिंग. एक्चुअली इंग्लिश में भी उसको हुंडी चिट्ठी बोला गया है. इंग्लिश में इसलिए बोला गया है क्योंकि ये इंडिया में ही चलता है. तो इंडिया में जो हुंडी चिट्ठी हिंदी में वर्ड यूज किया गया है उसी को उन्होंने इंग्लिश में भी अडॉप्ट कर लिया है. करेक्ट है. बट उसका मतलब क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड लेंडिंग. ओके, नाउ व्हाट इज अनरिकॉग्नाइज्ड लेंडिंग? जैसे तुम ये बात जानते हो कि अगर हमने कोई भी पेमेंट कैश में लिया, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना. अगर हमने पेमेंट कैश में लिया है ना, और मैंने कैश में ही स्पेंड कर दिया, समझना बात को. जैसे कि मैं एक दुकानदार के पास गई और मैंने उससे 100 रुपए की लेस खरीदी. क्या खरीदी? लेस, वो रेड वाली लेस या ब्लू वाली लेस. रेड तो बहुत ही बेकार है. ब्लू वाली लेस खरीदी. ठीक है, रेड बहुत मीठी लगती है, मेरे को पसंद है. तो ब्लू वाली लेस खरीदी. ठीक है, तुम्हें कौन सी लेस पसंद है, ब्लू या ग्रीन? मेरे हिसाब से ब्लू और ग्रीन वाले लोग होंगे, रेड वाले तो मुझे नहीं लगता होंगे यहाँ पे. बट मैंने ब्लू वाली लेस खरीदी 100 रुपए की. उससे अलग अलग 10-10, 5-5 रुपए के पैकेट खरीदे. ठीक है, नाउ द पॉइंट इज मैंने उसको पेमेंट किस में किया? 100 रुपए कैश में पे किया. ठीक है, उसने मुझे बिल नहीं दिया. मोस्टली लोग जो है वो बिल नहीं देते, है ना. अब उसने क्या
किया वहां पर, उसने 100 रुपए लिए। अब उसकी वाइफ आई और उसकी वाइफ ने बोला कि मुझे पैसे देना जरा, मुझे ना ऑटो से कहीं जाना है, ठीक है। तो उसने वो जो 100 रुपए थे उसकी जेब में, वो उसने उसको उसकी वाइफ को दे दिए, और जो ऑटो वाला है उसकी वाइफ ने उसको 100 रुपए कैश दे दिया। अब समझो बात को, जो दुकानदार है उसने 100 रुपए में क्या खरीदा, उसने 100 रुपए में उसने अपना पैसा अर्न किया, 100 रुपीज ही अर्न इन कैश, ओके। And the same 100 rupees he spent in cash. So he earned in cash, he spent in cash, nothing went into his bank account, and government did not know that he earned he earned an amount of rupees 100. आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से मैंने क्या बताया आप लोगों को कि उसने 100 रुपए कैश में कमाए, 100 रुपए उसने कैश में स्पेंड भी कर दिए, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला। गवर्नमेंट को कैसे पता नहीं चला मैम? क्योंकि उसके बैंक अकाउंट से तो कुछ लिंक ही नहीं हुआ ना, बैंक से कुछ लिंक नहीं हुआ। अब जब तक बैंक से कुछ लिंक नहीं होगा, गवर्नमेंट टैक्स कैसे लेगी? गवर्नमेंट उसी पर टैक्स लेती ना जो आपके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं। जब मैंने कैश में ही कमा के कैश में ही स्पेंड कर दिया तो गवर्नमेंट को तो खबर ही नहीं लगी ना, करेक्ट है। उसको हम बोलते हैं ब्लैक मनी, काला धन, टेंटेड मनी। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, पक्का है क्या? नाउ द पॉइंट इज, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरी की पूरी डीलिंग कैश में करते हैं। एक तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाली हूं कि तुम लोग पागल हो जाओगे, मतलब कान खोल के सुनना, यू विल नॉट बिलीव इट एंड यू आर गोइंग टू पास दिस फैक्ट टू सो मेनी पीपल। जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, इस बात को तुम इतने लोगों को बताने वाले हो ना। डिमोनेटाइजेशन आया था 2016 में, आया था आई थिंक डिमोनेटाइजेशन, राइट? 16 में आया था ना, 18 में आया था, भूल गई हूँ मैं कब आया था यार। 16 में आया था जितना मुझे याद आ रहा है, बट ये ऐसे कुछ इवन नंबर में ही था। डिमोनेटाइजेशन आया तो एक ज्वेलर्स है इंदौर में, नाम नहीं बताऊंगी मैं उसका। इंदौर में एक ज्वेलर्स है, तो क्या हुआ था कि रात में 8 बजे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि डिमोनेटाइज कर रहे हैं और 500 और 1000 के नोट बंद करके नया 500 का नोट लाएंगे और नया 2000 का नोट लाएंगे, इससे ब्लैक मनी कम होगी, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने बोला था, मोदी जी ने अनाउंस किया था रात में 8 बजे, और उन्होंने बोला था दैट दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 12 AM टुनाइट, ठीक है। मतलब आज ही रात में 12 बजे से ये इफेक्टिव है, ये मोदी जी ने बोला था। एक ज्वेलर्स है इंदौर में, ये लोगों को पता चला कि अभी जो हमने खरीद लिया वो हमने खरीद लिया, करेक्ट है, राइट? 2016 में आया था ना, अभी जो हमने खरीद लिया हमने खरीद लिया। तो ज्वेलर्स ने क्या किया, अपनी उसकी तो दुकान खुली हुई थी, पब्लिक ने जो रश किया है, लोग जो भागे उसका वो खरीदने के लिए गोल्ड, क्योंकि जो नोटबंदी थी वो रात में 12 बजे से चालू हो रही थी। तो 12 बजे के पहले जिसके पास जितना भी कैश था, आप वो कैश देकर क्या खरीद सकते हो? जल्दी से जल्दी महंगा क्या खरीद सकते हो बताओ मुझे? प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी खरीद सकते हो? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स कितने ही खरीद लोगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स तुम 3-4 लाख 5 लाख रुपए खरीदोगे, और तो ज्यादा नहीं खरीदोगे। जिसके पास 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कैश पड़ा है, वो क्या खरीदेगा? गोल्ड ही खरीदेगा, गोल्ड डायमंड सिल्वर यही खरीदेगा ना, मेटल्स ही खरीदेगा, करेक्ट है। अपन ने कल ही पढ़ा था ग्रेशम्स लॉ में कि अगर इंसान के पास मेटल मनी है और पेपर मनी, करेंसी मनी है, तो वो क्या रखेगा अपने पास? वो पेपर मनी देगा और करेंसी मनी अपने पास रखेगा। सो अब जो मैं बोलने जा रही हूँ ध्यान से सुनना। रात में 8 से 12 के बीच में, क्या बताया मैंने? रात में 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में उस ज्वेलर्स ने कितना पैसा कमाया? 700 crores. Can you imagine? 700 crores. उसकी फाइल 2016 हो गए, 5 साल हो गए, नवंबर है ना, उसकी फाइल आज तक, उसकी फाइल मेरी जान आज तक चल रही है, आज तक गिनती हो रही कि उसने उस दिन कितना कमाया। आ रही बात समझ में? मैंने ये स्टोरी क्यों बताई तुम्हें? क्योंकि 700 करोड़, और मैं तो सिर्फ इंदौर के लोगों की बात कर रही हूँ, और इंदौर के सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सैलरीड नहीं है,
ठीक है, इंदौर इज अ 2 tier सिटी, तो यहाँ पे बिजनेस क्लास वाले लोग ज्यादा हैं, बिजनेसमैन ज्यादा हैं, सैलरी वाले कम लोग हैं। बट द पॉइंट इज कि सैलरी वाले कुछ तो होंगे, यहाँ पे भी बैंक्स हैं, यहाँ पर भी कंपनीज हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग तो होंगे सैलरी वाले लोग तो इतना कैश रख नहीं सकते, रखा बिजनेस वालों ने, छोटी मोटी दुकान वाले तो रख नहीं सकते, रखा बड़े धंधे वालों ने। कितना कैश लोगों के पास होगा कि उस एक ज्वेलर्स ने 700 करोड़ की कमाई, सिर्फ और कमाई नहीं, नॉट प्रॉफिट, सेल्स, 700 करोड़ रुपए की सेल्स उस एक ज्वेलर्स ने 4 घंटे के अंदर किए, 4 hours। द पॉइंट इज, मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि लोग कैश कितना रखते हैं। अब कैश लोग रख रहे हैं, ठीक है। अब समझो, जब भी कोई इंसान, एक नॉर्मल इंसान जो प्रॉपरली अपना एक अच्छा टैक्स पेयर होता है, जो वो क्या करता है, वो पैसा बैंक में रखता है या फिर वो पैसा इन्वेस्ट कर देता है, शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, वो करेगा, है ना। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, तो पैसे से पैसा बन रहा है, समझ रहे हो। अब जैसे मैं हूं, मैं फॉर एग्जाम्पल सैलरी डू, ठीक है, मुझे अगर महीने के 50,000 रुपए आ रहे फॉर एग्जाम्पल, अब ये 50,000 रुपए पूरे तो खर्च नहीं करूंगी मैं महीने के 30,000 रुपए खर्च करूंगी, 20,000 मेरी सेविंग्स है। बट क्या मैं 20,000 रुपए अपने बैंक में रखूंगी? पागल हूं मैं 20,000 बैंक में रखूंगी? नहीं, 20,000 में से 5-6 हजार ही बैंक में रखूंगी, बाकी पूरा पैसा मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगी, क्योंकि इंसान को पैसे से पैसा बनाना आना चाहिए, करेक्ट है। अब ये तो वो लोग हो गए जो व्हाइट मनी वाले हो गए, जो टैक्स पेयर्स हो गए, ठीक है। लेकिन ब्लैक मनी वाले पैसे से पैसा कैसे बनाएंगे? ब्लैक मनी वाले पैसे से पैसा कैसे बनाएंगे? उन्हें टैक्स भरना होता तो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन कर देते, उन्हें टैक्स नहीं भरना है तो वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते। अब वो म्यूचुअल फंड में डाल सकते, वो शेयर्स में नहीं डाल सकते, वो ये सब नहीं कर सकते। अब वो पैसे कैसे बनाएंगे? अब वो अपना जो पैसा उन्होंने मेन अपनी प्राइमरी सोर्स से अर्निंग कर ली, उनके पास पैसा आ गया 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए, वो पैसा आ गया। अब वो पैसा क्या करेंगे? उसी को किसी को लेंड करेंगे, ठीक है, वो किसी को लेंड करेंगे वो पैसा, और वो जो पैसा लेंड करेंगे उस पर बैंक से कहीं ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बैंक अगर एज ऑन टुडे 9% पर एनम 9% पर एनम बैंक लोन पर इंटरेस्ट लेती है, ठीक है। तो वो जो है अनरिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स, हुंडी चिट्ठी वाले जिनके पास कैश में पैसा पड़ा हुआ है, वो इमिडिएटली 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें पैसा दे देंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं राघव भूतड़ा की, ठीक है। राघव भूतड़ा ने कैश में थोड़ी बहुत डीलिंग की, अपना स्टॉक वगैरह बेचा, तो उसके पास अपने गुड्स वगैरह बेचे, तो उसके पास 50 लाख रुपए कैश पड़ा है। अब राघव को पैसे से पैसा बनाना है ना, राघव को पैसा का इन्वेस्ट करना है, शेयर स्टॉक्स म्यूचुअल फंड में तो नहीं कर सकता, टैक्स लग जाएगा, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा तुम कैश में इतना लेन देन कर रहे हो, करेक्ट है। तो द पॉइंट इज, राघव क्या करेगा? राघव के पास मैं गई, मैं राघव को बोला, राघव यार 50 लाख रुपए की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, घर में मुझे कोई हॉस्पिटलाइज हो गए, उनको देना है, ठीक है। राघव ने बोला ठीक है 1 घंटे में दे दूंगा। राघव ने क्या बोला? 1 घंटे में दे दूंगा। मैं बैंक के पास जाऊं, 50 लाख रुपए का लोन लेना है, 2 महीने लग जाएंगे मेरे को लोन अप्रूव करवाने में, पास्ट इनकम टैक्स रिटर्न, फिर उसके बाद अभी मेरा क्या है, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, मेरा बैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है, अभी कितना पैसा है, रेगुलर इनकम कितनी, फिर भी लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो बैंक के पास जाऊंगी तो कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं किसके पास जाऊंगी? राघव के पास। राघव यार तेरे पास 50 लाख रुपए दे दे। राघव ने बोला मैं दूंगा, 1 घंटे में आपको लाकर दे दूंगा, लेकिन उस पर बैंक अगर 9% इंटरेस्ट चार्ज करती है तो मैं 11% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। मतलब ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा कि 11% इंटरेस्ट ही है ना, मुझे कौन सा पैसा 5 साल के लिए रखना है, मुझे तो अभी के अभी वापस देना है ना, मैं तो जल्दी वापस दे दूंगी, तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो पे नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ठीक है, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, मैं राघव से 1 घंटे के अंदर पैसा भी ले रही हूँ, मेरा पैसा भी अरेंज हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करना है, क्योंकि मैं तो जल्दी रिटर्न कर दूंगी। जितना जल्दी लोन रिटर्न करो उतना कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो राघव को बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो राघव की विन विन सिचुएशन। दूसरा, राघव को टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है, राघव का पैसे से पैसा बन रहा है। और चौथा, इन केस आई फेल टू रीपे द मनी, अगर बैंक होती यहाँ पर बैंक रिकवरी नोटिस भेजती,
तीसरा रिकवरी नोटिस, चौथा रिकवरी नोटिस, आठवां रिकवरी नोटिस, फिर बैंक मेरे पास आती, फिर भी मैं पैसे नहीं दे रही हूँ, फिर भी मैं दिवालिया हो गई हूँ, मैंने बोल दिया नहीं मैं तो इंसॉल्वेंट हो गई, तो बैंक जो है वो मेरी एसेट्स को फिर लेगी, धीरे धीरे कॉन्फिस्केट करेगी। तो ये लंबा प्रोसेस चलेगा, 5-5, 6-6 साल तक बैंक मुझसे पैसा रिकवर करती रहेगी। राघव क्या करेगा, अगर मैंने पैसा नहीं दिया, राघव भेजेगा वसूली भाई, वसूली भाई को भेजेगा, हाथ पैर तुड़वाएगा। वेरी बैड राघव, वेरी बैड, टीचर के साथ ऐसे करो तुम, ठीक है। तो अब हाथ पैर तोड़वाएगा और मेरे पैसे जो भी मेरे घर में रहेगा, गहने, गाड़ी, जो भी होगा वो लेके जाएगा। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से, पक्का है क्या? दिस इज नोन एज अनरिकॉग्नाइज्ड लेंडिंग, हुंडी चिट्ठी, जो इंडिया में 2020 में एब्सोल्युटली प्रोहिबिट कर दी गई है और नॉन बेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अगर कोई भी पाया गया हुंडी चिट्ठी के द्वारा पैसे देते हुए, अब इसको हुंडी चिट्ठी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ना खाली पेपर पे, सिर्फ एक खाली पेपर पे कितनी सी चिट्ठी होती है, मतलब नॉर्मल व्हाइट पेपर, नॉर्मल, उस पर लिखा जाता है राघव ने सौम्या कटारिया को 50 लाख रुपए दिए, खत्म, बस एक चिट्ठी दी जाती है, बस कुछ नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं, कोई केवाईसी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, एक चिट्ठी, इसलिए उसको हुंडी चिट्ठी बोलते हैं। पर भले गवर्नमेंट ने प्राइवेट कर दी, बट गांव में आज भी ये चीज ज्यादा अवेलेबल है, ज्यादा प्रेवलेंट है, ज्यादा प्रोमिनेंट है। रीजन बीइंग कि जो गांव वाले लोग होते हैं उनको ये हुंडी चिट्ठी वाले जो अनरिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स हैं उनको बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, गांव में ही बैठ के डोमिनेट करते हैं। फिर उसके बाद वो ये डरा देते हैं कि बैंक वाले उनको लूटने आए हैं और बैंक वाले ज्यादा पैसा लूट लेंगे, या फिर बैंक वाले उनको परेशान करेंगे, बैंक वाले उनको लोन अप्रूव नहीं करेगा, बैंक उनसे ज्यादा डॉक्यूमेंट मांगेगा। ऐसे करते 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 बेसिकली गांव वालों के दिमाग में ये चीज बस जाती है कि नहीं, बैंक हमारी दुश्मन है, हमारा सगा कौन है, हमारा गांव वाला जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड लेंडिंग कर रहा है और वो हमें ज्यादा पैसा 1 घंटे के अंदर लाकर दे रहा है, भले 1-2% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तुम ये भी तो देखो कि अगर तुमने बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करने में थोड़ा डीले किया, प्रिंसिपल अमाउंट पे करने में थोड़ा डीले किया, तो बैंक तुम पे कार्रवाई कर सकती है। पर ये हुंडी चिट्ठी वाला जो है ना, ये तुम्हारा हाथ पैर तोड़ सकता है, ये नहीं समझते लोग। बट दिस इज स्टिल प्रेवलेंट ऑल्दो इट इज प्रोहिबिटेड। अब ये पूरी कहानी मैंने तुम्हें क्यों सुनाई, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट। मैंने ये कहानी तुम्हें इसलिए सुनाई मेरी जान, क्योंकि ये मनी मार्केट का पार्ट है। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस। उसकी ज्वेलरी में 700 करोड़ का गोल्ड इतना आया कहां से? अरे तो यार गोल्ड तो होगा ना। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, अच्छा गोल्ड का क्या होता है, कैसे लोग इतना महंगा गोल्ड खरीदते हैं? इट्स अबाउट द मेकिंग चार्जेस, समझ रहे हो? मेकिंग, देखो गोल्ड का भाव तो स्टॉक मार्केट पे भी दिखता है, गोल्ड का भाव फिक्स्ड रहता है, तुम्हें पता है ना, गोल्ड का भाव सब जगह एक जैसा रहेगा, फिक्स एज बढ़ता घटता है बट सब जगह एक जैसा रहेगा। जो आज गोल्ड का भाव स्टॉक मार्केट पे तुम्हें दिखेगा, उसी गोल्ड के भाव पर मुझे ज्वेलर की दुकान पे गोल्ड मिलेगा। ये समझ में आ रही बात? लेकिन मैम फिर भी जो सराफा मार्केट होता है, जो लोकल मार्केट होता है, वहां पर गोल्ड सस्ता क्यों मिलता है और जो बड़ी ज्वेलर की दुकान आती है वहां पे महंगा क्यों मिलता है? क्योंकि जो डिजाइन होती है ना, उस पे गोल्ड को तराशा जाता है, उस पे कटिंग की जाती है, एजिंग की जाती है, उसको अपन बोलते हैं मेकिंग। तो वो जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वो शोरूम्स पे ज्यादा लगते हैं और लोकल दुकानों पे कम लगते हैं। तो मैम लोग पागल है क्या जो शोरूम से जाकर खरीदते हैं, लोकल दुकानों से कम खरीदते हैं? लोग इसलिए खरीदते हैं शोरूम से जाकर क्योंकि वहां पर प्योरिटी की गारंटी रहती है कि मेकिंग जो आपने की है, गोल्ड फॉर एग्जांपल एक अंगूठी बनाई है, तो अंगूठी बनाते टाइम जो आपने डिजाइन में जो तराशी वगैरह की है वो सारी चीजें प्योर होंगी। शोरूम पे इस तरह की, अच्छा सर्टिफिकेट भी मिलता है, उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है कि 24 कैरेट गोल्ड है, 20 कैरेट गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड है, 18 कैरेट गोल्ड है, सब की श्योरिटी सर्टिफिकेट मिलता है शोरूम पर से। लोकल ज्वेलर से आके खरीदोगे तो शायद नहीं मिलेगा। आ रही बात समझना? इसलिए वहां पे सस्ता मिलता है बस। बाकी उतने का गोल्ड, वो मेकिंग चार्जेस ज्यादा लेगा ना, वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा लेगा। अगर समझ लो एक ये रिंग है ना, अगर ये रिंग नॉर्मल डेज पर फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए की मिलती है, ठीक है, तो उस दिन उसने वही रिंग 22,000, 25,000, 30,000 में एक रिंग बेची। अब हर चीज ही वो तो 3 टाइम्स में बेच रहा है ना, समझ रहे हो तुम? ठीक है, तो ऐसे आए 700 करोड़ रुपए।
हमारे यहाँ तो डिमोनेटाइजेशन के वक्त पेटीएम डाउन कर रहे थे, सब डाउनलोड कर रहे थे। हाँ अरे समझ में आया राघव कैसे हुआ ये? ठीक है, तो आई नो तुम्हारा डाउट बिल्कुल वैलिड है कि 700 करोड़ का गोल्ड आया कहाँ से, तो ये यहाँ से आया। अच्छा फैक्ट्री भी नहीं बोल सकते, वो जो उनका एक छोटा सा एक बेसमेंट एरिया होता है जहाँ पर ये सब डिजाइनिंग चल रही होती है, तो वहां पर भी स्टॉक रखा रहता है। डोंट अज्यूम कि जो तुम्हें शोरूम में दिखता है वही है। और मैं तुम्हें बता दूं, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, वो जो ज्वेलर्स की बात कर रही हूँ ना, वो 4 फ्लोर का शोरूम है। अब ये आई थिंक अब तुम शायद थोड़ा रिलेट कर पाओगे कि वो 4 फ्लोर का शोरूम है, बहुत बड़ा है। इट्स लाइक अ मॉल ऑफ गोल्ड। आ गई बात समझ में? अब शायद तुम्हें लगे हाँ मैम ठीक है, फिर 700 करोड़, बट स्टिल 700 करोड़ इज अ वेरी बिग डील है। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, वेरी बिग अमाउंट। अगर तुम मानोगे तो आई थिंक अंबानी ने शायद एक आध कोई शादी 700 करोड़ में की थी। अंबानी ने किसी एक आध बच्चे की शादी 700 करोड़ में की थी। समझ रहे हो? अंबानी की एक बेटी की शादी नहीं पड़ गई, एक बच्चे की। चलो एनीवे, अब अपन थोड़ा सा रीड करते हैं। आई होप तुम लोगों को अब मनी मार्केट के बारे में समझ में आया होगा। तो मनी मार्केट में 2 चीजें आ गई है। एक तो वो जो गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट के जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए गवर्नमेंट हमें देती है, ठीक है। और एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड लेंडिंग जो कि डेफिनेटली हुंडी चिट्ठी होता है, ठीक है। नाउ मनी मार्केट is a nerve center of financial system. A well-organized money market is the basis for an effective monetary policy. It mobilizes savings from different sources and makes them available for investment. है ना? तो आप क्या करते हो, मनी मार्केट से पैसा उठाते हो, पैसा बोरो करते हो, उस पैसों को या तो खुद यूटिलाइज करते हो या फिर वो आप उसको आगे इन्वेस्ट कर देते हो। बट द पॉइंट इज कि मनी मार्केट में बहुत ही तरह के अलग अलग फंड्स अवेलेबल होते हैं। जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, मतलब जहां पर फिनेंस अवेलेबल होता है, वो 2 तरह का होता है। एक होता है मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट, ठीक है। इट इज ऑल ऑन द बेस ऑफ टर्म ऑफ द क्रेडिट। टर्म ऑफ द क्रेडिट का मतलब क्या? जो शॉर्ट टर्म होता है वो मनी मार्केट, जो लॉन्ग टर्म होता है वो कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो money market is arrangement which deal with short term funds and capital is about long term funds. So money market is a short term credit market which deals with relatively liquid and quickly marketable assets. Quickly marketable assets मतलब जो जल्दी खरीदी और बेची जा सकती है। आ रही बात समझ में? जो जल्दी मेरी जान खरीदी और बेची जा सकती है, उस तरह की एसेट्स, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट में अवेलेबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज। अब तुमने बिल ऑफ एक्सचेंज सुना होगा, प्रॉमिसरी नोट सुना होगा, चेक जो बैंक का चेक होता है ना, ये एक ऐसी चीज है कि अगर मेरे पास मेरे नाम का चेक है तो मैं उसको फटाफट से बैंक में जाकर लगा दूंगी और पैसा निकाल लूंगी। तो इजीली मार्केटेबल लिक्विड एसेट्स है। आ रही बात समझ में? अगर समझ लो ब्लैंक चेक पड़ा है मेरे पास, तो फिर या फिर बेरर चेक पड़ा हुआ है, तो फिर मैं क्या करूंगी, वो चेक लेट से अनुराधा के नाम पर दे दूंगी, मैं अनुराधा को वही चेक एंडोर्स कर दूंगी। तो ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल तब हो पाती जब जो इंस्ट्रूमेंट है वो शॉर्ट टर्म है, वो इजीली लिक्विड है। लिक्विड हो जाता है मतलब जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाता है, इजीली मार्केटेबल है, जल्दी बिक जाता है। मैं अगर मेरे पास प्रॉपर्टी लेके घूमूंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो मैं इमीडिएटली नहीं बेच सकती हूँ, लेकिन अगर मैं प्रॉमिसरी नोट लेके घूमूंगी तो मैं वो जरूर बेच सकती हूँ। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। यस मैम, वो बेचने में बिजी था इसलिए शायद न्यूज नहीं देखा होगा। तुम यार पागल लोग हैं। क्या बच्चे हो यार तुम। 1 मिनट में तुम्हें 1 मिनट नहीं लगता किसी की बेइज्जती करने में। नालायक। चलो, सो क्रॉथर ने क्या बोला? व्हाट इज मनी मार्केट? कलेक्टिव नेम गिवन टू वेरियस फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन दैट डील्स विद नियर मनी। नियर मनी मतलब नियर कैश। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि क्रॉथर ने ऐसा बोला कि मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट एक ऐसे कलेक्टिव नाउन दे दिया है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है ना,
जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो इमिडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सबको मिलाकर नाम दे दिया मनी मार्केट। जैसे समझो कपड़ा बाजार की अगर बात करते हैं तो वो मार्केट को अपन कपड़ा बाजार बोलते हैं, जहां पर कपड़े कपड़े एक साथ बिकते हैं। वहां पर तुमको दूसरी शॉप नहीं देखोगे, और उस मार्केट के बाहर आसपास तुम्हें कपड़ा बाजार नहीं दिखेगा, कहीं और तुम्हें कपड़े की दुकान दिख जाएगी। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से। द पॉइंट इज कि मनी मार्केट ऐसे कोई फिजिकल मार्केट नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला एक कलेक्टिव नेम है। इट इज नॉट अ फिजिकल मार्केट कि तुम्हें बॉम्बे में मिल जाएगा या तुम्हें दिल्ली में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, इट इज जस्ट ए नेम गिवन टू अ मार्केट जहां पर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। क्लियर है? यस। RBI defines money market as what? Center for dealing mainly of short term funds and monetary assets। मतलब तुम्हें समझ में आ गया ना, मनी मार्केट इज नथिंग बट अ सेंटर, अ कलेक्टिव नेम, अ प्लेटफॉर्म जहां पर हम शॉर्ट टर्म फंड्स रेज कर सकते हैं, जहां से हम शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकते हैं। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। यस। ये तो जेठालाल के साथ हुआ था, तारक मेहता में। बहुत ही नालायक हो तुम। चलो ऑब्जेक्टिव देखो। सबसे पहले प्रोवाइडिंग एन इक्विलिब्रियम फॉर आयरनिंग आउट शॉर्ट टर्म सरप्लस एंड डेफिसिट्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत है, ठीक है, अगर मैं बैंक के पास जाऊंगी, बैंक से लॉन्ग टर्म फंड्स मिलेंगे, मैं अनरिकग्नाइज्ड लेंडर्स के पास जाऊंगी, उनका तो अपन भरोसा ही नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास कि अगर मेरे पास कमी पड़ गई तो गवर्नमेंट फटाफट से सरप्लस दे देगी और वो इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। तो अगर फंड्स की कमी है मार्केट में, अगर बहुत सारे लोग फंड्स डिमांड करें तो डेफिनेटली पूरे मार्केट में, पूरी इकोनॉमी में फंड्स की कमी है। गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म लेंडिंग कर दी तो अब वो फंड्स मार्केट में आ गए और इक्विलिब्रियम आ गया। तो जो फंड्स की इकोनॉमी में डेफिसिट आ गया था क्योंकि लोग फंड्स डिमांड कर रहे थे शॉर्ट टर्म फंड्स, वो गवर्नमेंट ने सप्लाई कर दिया ना लोन के फॉर्म में, तो वो क्या हो गया, मार्केट में तो आ ही गया ना। सो दैट इज नोन एज व्हाट? क्रिएटिंग एन इक्विलिब्रियम। जैसे अभी तक हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट मार्केट में, आरबीआई मार्केट में सप्लाई कैसे करती है। आरबीआई प्रिंट करती है नोट्स को, नोट प्रिंट करके वो कमर्शियल बैंक को देती है, कमर्शियल बैंक उसका लोन दे देता है पब्लिक को। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है जिसमें आरबीआई प्रॉपर्ली इन्वॉल्व भी नहीं है? दूसरा तरीका ये है कि या तो आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करे डायरेक्ट पब्लिक को। अब मैम मैं नरेंद्र मोदी से लोन कैसे लेने जाऊं? नरेंद्र मोदी से लेने मत जाओ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो आरबीआई है, वो ऐसे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स रखती है जिसको हम खरीदेंगे और उसके बदले गवर्नमेंट से पैसा लेंगे और वो एज एन इंस्ट्रूमेंट हमारे पास रहेगा। सो इट्स अ लेंडिंग डन बाय गवर्नमेंट टू क्रिएट एन इक्विलिब्रियम। मैम इक्विलिब्रियम कैसे हुआ? क्योंकि जब पब्लिक ने पैसा डिमांड किया, इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी कम है, मार्केट में कैश कम है, तो गवर्नमेंट ने लोगों को जब पैसा लेंड किया, इसका मतलब गवर्नमेंट ने मार्केट में सरप्लस पैसा डाला, तो इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा, प्रोवाइड्स अ फोकल पॉइंट फॉर द इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल बैंक फॉर इन्फ्लुएंसिंग। तो सेंट्रल बैंक जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिक्विडिटी को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकती है इससे। और तीसरा, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू यूजर ऑफ शॉर्ट टर्म मनी टू मीट द रिक्वायरमेंट। तो एक आदमी है, छोटा मोटा गरीब आदमी है, मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी है, वो कहाँ बैंक के पास जाएगा बार बार पैसे लेने? तो इसलिए जब एक नॉर्मल आदमी को पैसा रेज करना है तो ये तो सबसे बढ़िया तरीका हो गया। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से। तो 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। जब गवर्नमेंट को सरप्लस इक्विलिब्रियम मैच करना हो तो सरप्लस डेफिसिट मैच कर सकता है, आरबीआई का इस पर पूरा कंट्रोल रहता है। और तीसरा, एक नॉर्मल यूजर के लिए शॉर्ट टर्म फंडिंग करना, शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करना अपने लिए बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है? बहुत अच्छे से। यस। तो मनी मार्केट, इंडियन मनी मार्केट में 2 फीचर्स है। अभी अपन सिर्फ इंडियन मनी मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इसके 2 फीचर्स हैं। शॉर्ट टर्म फंड जो है वो बोरो लेंड किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म, बार बार शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 1 साल के लिए किया जाता है, क्योंकि 1 साल के लिए किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड एंड लेंड एंड देयर इज नो फिक्स्ड प्लेस फॉर ऑपरेशंस। फोन पे किया जाता है, ऑनलाइन किया जाता है, कुछ एग्जिस्ट, ऐसा मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से। अब तुम बोलोगे मैम शेयर्स में भी तो ऐसे ही होता है। नहीं, शेयर्स में एनएससी एग्जिस्ट करती है, बीएससी का ऑफिस एग्जिस्ट करता है, सेबी का ऑफिस एग्जिस्ट करता है।
जिस कंपनी के हम शेयर्स खरीद रहे हैं वो ऑफिस एग्जिस्ट करता है, जो हमारा ब्रोकर है जिसके पास हमारा डीमैट अकाउंट खुला हुआ है उसको ऑफिस एग्जिस्ट करता है, तो ये फिजिकल प्लेस है शेयर्स के लिए। बट मनी मार्केट के लिए कोई फिजिकल प्लेस है ही नहीं। आप फोन पर इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हो और फोन पर ही उसको बेचते हो। क्लियर है सबको? तीसरा, डीलिंग में भी कंडक्टेड विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ब्रोकर्स, तो ब्रोकर्स की हेल्प ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपकी इच्छा, कंपल्सरी नहीं है। शॉर्ट टर्म एसेट्स आर डेल्ट इन क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी, मैंने क्या बताया, ये बिल्कुल लिक्विड फंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो हम इंस्ट्रूमेंट के दम पे लोन ले रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट के बदले हम लोन ले रहे हैं, ये बिल्कुल एज गुड एज मनी है, मतलब ये कभी भी पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद फंड्स आर लोन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो फंड्स कितने टाइम के लिए दिए जाते हैं, मैक्सिमम 1 साल के लिए, इसलिए बार बार इसको शॉर्ट टर्म हम बोल रहे हैं। और चौथा, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सब मार्केट्स, जिसका मैं आपको हुंडी चिट्ठी का बता रही हूँ, तो इसके दम पे बहुत सारे छोटे छोटे मार्केट्स अपने आप क्रिएट हो चुके हैं, बट फिर भी कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, बिना ब्रोकर के भी हो सकता है, ये बिल्कुल मनी का नियर मनी सब्सटीट्यूट है, ठीक है। 1 साल के लिए बोरिंग लेंडिंग की जाती है और इसके बहुत छोटे छोटे सब मार्केट्स क्रिएट हो चुके हैं। क्लियर है तो बोलो हाँ। डन है, डन डनाडन डन। ओके, चलो नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन मनी मार्केट, सबसे पहला, इट लिंक्स लेंडर्स एंड बोरर्स फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, बार बार एक ही बात की जाए, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म। एक इंसान की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसको अपने ट्रेड में, अपने बिजनेस में, अपनी एग्रीकल्चर में, अपने इंडस्ट्री में शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए। शॉर्ट टर्म फंड्स जो होते हैं मतलब जो छोटे पीरियड के लिए अवेलेबल होते हैं। अब अगर कोई फंड्स छोटे पीरियड के लिए अवेलेबल होते हैं तो अमाउंट भी तो कम होगा। मैं 500 करोड़ 1 साल के लिए तो नहीं ले सकती हूँ, मैं 1 करोड़ 1 साल के लिए ले सकती हूँ, क्योंकि वो रीपे किया जा सकता है। द पॉइंट इज कि अगर पैसा शॉर्ट टर्म के लिए होता है मेरी जान, तो वो कम भी लेंड किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट कभी भी 1000 करोड़ रुपए 1 साल के लिए लेंड नहीं करेगी। क्लियर है? गवर्नमेंट पैसा भी कम देती है अगर शॉर्ट टर्म के लिए दे रही है, लॉन्ग टर्म के लिए देगी तो पैसा भी ज्यादा देगी। सो देयर आर 2 थिंग्स इन अ कंपनी। एक कंपनी 2 टाइप के खर्चे करती है, तुम लोग अकाउंट्स में शायद पढ़ चुके होंगे। तुमने तो सीएमए कर रहे हो तुम लोग, तो तुम्हें तो सबसे अच्छे से आना चाहिए कि एक होता है वर्किंग कैपिटल का खर्चा और एक होता है कैपिटल बजटिंग का खर्चा। वर्किंग कैपिटल का खर्चा मतलब जो हमारा करंट एसेट्स खरीदने में जाता है, जैसे कि आपका स्टॉक हो गया, आपकी करंट एसेट्स जितनी भी होती है ना, इन्वेंट्री, स्टॉक वगैरह वगैरह, तो उसको खरीदने में जो पैसा जाता है उसको अपन बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और जो प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदने के लिए पैसा आता है उसको अपन बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। नाउ द पॉइंट इज वर्किंग कैपिटल के लिए मेरे को स्टॉक खरीदना है। अब समझो एक नॉर्मल बिजनेस कैसे काम करता है। मैं प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मैंने अपने गुड्स बेचे अपने होलसेलर को, होलसेलर ने अपने रिटेलर को बेचे, रिटेलर ने अपने कंज्यूमर को बेचे, कंज्यूमर से रिटेलर को पैसा आया, रिटेलर से होलसेलर को पैसा आया, फिर होलसेलर ने मुझे दिया, प्रोड्यूसर को। करेक्ट है? इतना टाइम पैसा आने में लग गया, कंज्यूमर से मेरे तक पैसा आने में बहुत टाइम लग गया। करेक्ट है? तो कैश इनफ्लो में तो बहुत टाइम लग गया, तो क्या मैं हाथ पे हाथ धर के बैठे रहूंगी, मैं घड़ी देखती रहूंगी? चलो आज कंज्यूमर से पैसा आएगा, ठीक है आ गया, चलो आज रिटेलर से होलसेलर को पैसा आएगा, चलो आ गया, चलो आज होलसेलर से मुझे पैसा आएगा। क्या मैं वेट करूंगी? क्या नहीं, मुझे अपना धंधा तो चलाना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्शन तो करते रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एक कंज्यूमर नहीं है, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं। आ रही बात समझ में? तो अब नया रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? तो नया रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, उसके लिए मैं गवर्नमेंट का दरवाजा ठकठकाऊंगी, खटखटाऊंगी, ठकठकाऊंगी, ठीक है। और वो जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? मुझे शॉर्ट टर्म लेंडिंग करेगी। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एसेट्स विद हाई लिक्विडिटी, ठीक है, मतलब इसमें ऐसी एसेट्स होती है लाइक ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल रिजल्ट्स, ठीक है, कमर्शियल पेपर। तो इस तरह की ऐसी मनी होती है जो बिल्कुल इमीडिएटली पैसों में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद इट हेल्प्स ट्रेड एंड कॉमर्स बाय डेवलपिंग अ बिल मार्केट एंड एक्सेप्टेंस मार्केट। तो उन्होंने अपने एक छोटा सा मार्केट क्रिएट कर दिया, जिसमें एक बंदा वो मतलब एक गवर्नमेंट जो है वो ऑफर करेगी, ठीक है, क्या ऑफर करेगी? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर करेगी कि ठीक है ये लो इंस्ट्रूमेंट्स और इसके बदले हम तुम्हें लोन दे देते हैं, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट उस पैसे को वापस भी ले लेगी। तो द पॉइंट इज कि जो लेंडिंग और बोरोइंग है एक छोटे से मार्केट में आप जनरेट हो चुकी है। गवर्नमेंट जो है
वो खुद भी शॉर्ट टर्म लोन्स और शॉर्ट टर्म फंड्स खुद भी रेज कर सकते हैं इन बिल्स के थ्रू। ये आरबीआई पूरा रेगुलेट करता है, इस पे एक प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। तो ये मत सोचो कि मैम ये तो हवा में चल रहा है, बैंक के थ्रू नहीं है तो क्या पता पैसा मिलेगा कि नहीं, क्या पता हमारे साथ कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये प्रॉपरली आरबीआई इसको रेगुलेट कर रहा है, इसका एक प्रॉपर मार्केट एग्जिस्ट करता है। फिजिकल मार्केट नहीं पर ऑनलाइन सब मैनेज हो रहा है। ओके, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर लेंडिंग ऑफ सरप्लस फंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो द पॉइंट इज इवन लोग खुद के फंड्स भी लेंड कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? मतलब एक तो हो गया कि मुझे पैसा बोरो करना है, दैट इज वन वे। दूसरा, मेरे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो उन बिल्स के थ्रू मैं पैसा किसी को लेंड भी कर सकती हूँ, बट वो रेगुलेटेड बाय आरबीआई होगा। दैट इज नॉट समथिंग कि मतलब मैं खुद से जाकर अपना कैश दे रही हूँ, नहीं, दैट इज समथिंग विच इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ओके, एंड सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी को थोड़ा मेंटेन कर पाती है, क्योंकि अगर मार्केट में थोड़ा भी डेफिसिट हुआ तो सरप्लस ला देगी, अगर थोड़ा भी सरप्लस हुआ तो डेफिसिट को निकाल देगी। तो कहीं ना कहीं करेंसी की वैल्यू मेंटेन्ड रहती है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से पक्का है क्या? अरे बोलो है ना, डन है क्या? जस्ट अ मिनट, आई कनेक्ट द चार्जर। डन गाइस, समझ में आया सबको? चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो, इंडियन मनी मार्केट के दो सेक्टर्स हैं, एक है ऑर्गेनाइज और एक है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, मतलब नॉट जस्ट कि ठीक है मतलब एक आध आरबीआई इन्वॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं। आरबीआई, कमर्शियल बैंक, सेविंग्स बैंक, नॉन बैंकिंग एनबीएफसी जिनको अपन बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। फिर कमर्शियल में भी दो टाइप की होती है, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है। फिर स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में भी दो टाइप की है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इंडियन बैंक्स। फिर पब्लिक सेक्टर में भी दो टाइप की, एक तो स्टेट बैंक और नेशनलाइज बैंक। तो इतने सारे के सारे लोग जो होते हैं वो किसमें इन्वॉल्व होते हैं? हमारे मनी मार्केट में। अब हम एक एक को अच्छे से देखेंगे। देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं। क्यों इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं? क्योंकि इट इज सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय आरबीआई, इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब इसमें कोई चीटिंग नहीं हो रही है, कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही है, कोई लॉ का वायलेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इट इज क्लियरली एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड बाय whom? आरबीआई। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। अब इसमें कौन कौन है? एक तो आरबीआई खुद है, ठीक है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक, जितनी भी स्टेट बैंक है, हर स्टेट की तुम्हें पता है ना, अलग अलग स्टेट्स की, मतलब सारी स्टेट की तो नहीं बोल सकते, पर हर स्टेट की अलग अलग बैंक होती है। उसके बाद अपनी एसबीआई तो जो है वो तो है ही, ठीक है, जो अपनी एसबीआई है वो तो है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई और उसकी जितनी भी एसोसिएट बैंक्स हो गई। उसके बाद इंडियन जॉइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक्स। इंडियन जॉइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक्स कौन सी हो गई? जॉइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक्स मतलब कौन सी हो गई? आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, है ना, ये सारी हो गई। एचडीएफसी बैंक। उसके बाद द एक्सचेंज बैंक्स विच मेनली फिनेंस इंडियन फॉरेन ट्रेड। तो ऐसे कुछ कुछ पर्टिकुलर बैंक्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन फॉरेन ट्रेड को ही क्या करती है? इंडियन फॉरेन ट्रेड को ही फिनेंस करती है, लाइक एचडीएफसी। तो ऐसी बहुत सारे एग्जिम बैंक्स होती है जिनको हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स बोलते हैं, एग्जिम बैंक। तो ऐसी बहुत सारी बैंक्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ किसको करती है? फिनेंस, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन ट्रेड को। तो वो भी आ गई इसमें। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स आ गई, है ना, बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक्स एग्जिस्ट करती है। फिर ऐसे स्पेशल इंस्टीट्यूशंस आ गए लाइक आईडीबीआई, एसएफसीआई, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन। फिर एग्जिम बैंक जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक बोला मैंने, है ना। तो द पॉइंट इज कि ऐसी बहुत सारी स्केड्यूल्ड और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं जो एसबीआई के साथ मिलकर काम करती हैं। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट इज कुछ एनबीएफसीज हैं। एनबीएफसी जैसे कौन सी हो गई? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट
इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ऐसी बहुत सारी एनबीएफसीज हैं। ये थोड़ा सा इंश्योरेंस का काम करती है बट साथ में लेंडिंग का भी काम करती है। ये प्रॉपरली बैंकिंग सर्विसेज नहीं देती है बट लेंडिंग का काम जरूर करती है अलॉन्ग विद इंश्योरेंस। तो ये LIC, UTI, GIC, ये सारी ऐसी एनबीएफसीज हो गई है। ये भी आरबीआई के अंडर ही ऑपरेट करती है। ओके उसके बाद क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज एंड लार्ज कंपनीज आल्सो मार्केट दिस शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड्स अवेलेबल टू ऑर्गेनाइज मार्केट थ्रू बैंक्स। तो क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज कौन सी हो गई? जैसे अपने ट्रिब्यूनल्स नहीं होते हैं, NCLT हो गया, नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल हो गया, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो गया, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया। तो ऐसे क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज होती है जो बैंक्स के थ्रू ही लेंडिंग को सपोर्ट करती है, फिनेंस करती है। उसके बाद इसके अलावा छोटी छोटी जो बहुत छोटी छोटी जो लोकल बैंक्स नहीं होती, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ कर्नाटका हो गया, तो ऐसे छोटी छोटी जो लोकल बैंक्स हो जाती है वो बैंक्स भी इसमें कवर्ड होती है। तो द पॉइंट इज सारी कमर्शियल बैंक्स, सारी स्केड्यूल नॉन स्केड्यूल बैंक, सारी पब्लिक बैंक्स, उसके बाद जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, RBI, ये सारी की सारी बैंक्स मिलके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मनी मार्केट रन करती है, बट अंडर हुम? RBI। आ रही बात समझ में? अंडर हुम मेरी जान? RBI। क्लियर है? यस। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब वो हुंडी चिट्टी वाला बोल दिया, ठीक है। इसको हम इसलिए बोलते हैं अनऑर्गेनाइज क्योंकि आरबीआई इसको नहीं करती है। तो मनी लेंडर्स क्या करते हैं? मनी लेंडर्स अपने पास जो भी कैश अवेलेबल होता है उसको वो हायर रेट पर, हायर देन व्हाट? हायर देन बैंक्स इंटरेस्ट। तो बैंक जो इंटरेस्ट दे रही है उससे हायर रेट पर वो अमाउंट लेंड कर देते हैं। क्लियर है तो बोलो हाँ। क्लियर है? बहुत अच्छे से यस। ये तो हमें समझ में आ गया कि मार्केट प्लेयर्स मतलब मार्केट में है कौन कौन लोग, ठीक है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज बैंक्स, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है इसमें। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तुम्हें बता चुकी हूँ। बट अगर हम देखें कि कोई भी मनी मार्केट हो, मतलब चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जो विच इज ऑर्गेनाइज बाय आरबीआई, एंड चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो विच इज नॉट रन बाय आरबीआई बट रन बाय इंडिविजुअल प्लेयर्स, ठीक है। द पॉइंट इज कोई भी हो इसमें दो ही चीजें इन्वॉल्व होती है, दो ही इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। वो एक तो या तो सप्लाई होगा या बोरो होगा, ठीक है। सप्लाई कौन करेगा? लेंडर, और बोरो कौन करेगा? बोरोअर, ठीक है, राइट। सो देयर आर टू मेन सोर्स ऑफ सप्लाई शॉर्ट टर्म फंड्स, वन इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड सेकेंड इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। वही बता दिया मैंने कि अनऑर्गेनाइज्ड इंडिजिनियस सेक्टर मतलब जो एक पुराना चल रहा है, ये तो तुम जानते हो कि बैंक्स का जो इतना पूरा हुआ है, पूरा फाइनेंशियल सेक्टर हमारा अगर इतना सेट हुआ है पूरी तरीके से, तो इसको होने में टाइम लगा है। तो तुम्हें क्या लग रहा है लोगों ने अभी लोन लेना चालू किया? नहीं, लोग तो लोन्स बहुत पहले से ले रहे हैं। तो मैम फिर लोग लोन्स कैसे ले रहे होंगे? यही हुंडी चिट्टी। तो हुंडी चिट्टी से वेरी पुराना, बहुत ही पुराना सिस्टम है, बहुत ही पुराना, राजा महाराजाओं के टाइम से चल रहा है। आ रही बात समझ में? टैक्सेशन सिस्टम तो बाद में आया, मैं बोल रही हूँ राजा महाराजाओं के टाइम से ही चल रहा है कि जिसके पास पैसा वो अमाउंट लेंड करेगा, सिंपल। तो दो सप्लाई जो होगा या तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से होगा या फिर ऑर्गेनाइज मॉडर्न सेक्टर। मैम ऑर्गेनाइज को मॉडर्न क्यों नाम दिया? क्योंकि आरबीआई ने ये सेक्टर अब डेवलप किया है, इसलिए हमने इसको मॉडर्न सेक्टर बोला है। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है डिमांड। तो द इंडियन मार्केट द मेन बोरोर्स आर हुम। कौन कौन बोरो करता है ये पैसा? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, लोकल बॉडीज करती है लाइक म्यूनिसिपैलिटी, कलेक्टर वगैरह वगैरह, पंचायत। उसके बाद ट्रेडर्स मतलब जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं लाइक इंपोर्टर हो गए, एक्सपोर्टर हो गए, ट्रेडर हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। और उसके बाद जनरल पब्लिक भी पैसा रन कर सकती है। मतलब क्या मैम अपना घर का खर्चा चलाने के लिए मैं शॉर्ट टर्म बोरिंग कर सकती हूँ? बिल्कुल। तो मैं अगर बिजनेस वुमन हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं वो भी उसके लिए भी पैसा बोरो कर सकती हूँ, अपना घर का खर्चा चलाने के लिए भी कर सकती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, लोकल म्यूनिसिपैलिटी बॉडीज भी कर सकती है। ये कोई भी पैसा डिमांड कर सकता है। इट्स जस्ट दैट यू नीड दैट इंस्ट्रूमेंट, और वो इंस्ट्रूमेंट्स अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, विच आर कॉल मनी, नोटिस मनी, कमर्शियल बिल, ट्रेजर बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट एंड कोलैटरल लोन मार्केट। ये सारे अलग अलग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्लियर है? बहुत अच्छे से यस, ओके। चलो नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना।
हम लोगों को जो अलग अलग एसेट्स है मनी मार्केट की जो हमें पढ़नी है वो हम लोग कल करेंगे, लेकिन जो इसके आगे वाला पार्ट है कि मनी मार्केट की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, वो हम लोग आज करेंगे। ठीक है, मतलब डिफेक्ट्स क्या क्या है और उसको सुधारने के तरीके क्या क्या है, ये दोनों चीजें हम अभी कर लेते हैं। और फिर कल हम लोग सीधे क्या करेंगे, कल हम लोग ये जो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये भी कल करेंगे और कल ही हम इसके क्वेश्चंस भी निपटाएंगे। ठीक है, कल की कल ही मेरी जान हम इसके इसी पर्टिकुलर चैप्टर के, जस्ट इसी चैप्टर के हम इसके क्वेश्चंस भी निपटाएंगे। ओके डन, चलो ऑलराइट। बफर हो रहा है क्या गाइस? अनुराधा बफर हो रहा है क्या? चलो ओके ना, अब डिफेक्ट्स के इंडियन मनी मार्केट में ध्यान से देखना। डिकॉटमी बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, देखो पहली बात तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिकॉटमी, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट करना, आपस में आमना सामना करना। देखे जरा किसमें कितना, तो ये क्या है डिकॉटमी। ठीक है, द प्रॉब्लम इज दैट कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का बहुत बार आमना सामना हो जाता है। और मुझे एक बात बताओ, मैं वापस वही बात कर रही हूँ, जब मुझे पैसों की जरूरत थी 50 लाख रुपए की और मुझे 1 घंटे के अंदर वो पैसे चाहिए थे, तो मैं बैंक के पास जाऊंगी क्या? नहीं, मैं राघव के पास जाऊंगी। क्यों जाऊंगी? क्योंकि मेरे पास 1 घंटे में पैसा आ रहा है। तो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर रन एंड गवर्न्ड बाय आरबीआई, उसके बावजूद भी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। सो देयर इज अ लिटिल कॉन्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन टू सेक्टर। इन सच कंडीशन इट इज डिफिकल्ट फॉर आरबीआई टू इंश्योर दैट यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी इज देयर इन बोथ द सेक्टर्स। तो आरबीआई के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर को गवर्न करना बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है। दूसरा, अभी भी प्रीडोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वही बता दिया मैंने कि आज भी बहुत ज्यादा इंडिया में अनटैक्स्ड इनकम एग्जिस्ट करती है। ओके, अनटैक्स्ड इनकम एग्जिस्ट करती है। द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट भले ही कितना भी जीएसटी लगा दे, नोटबंदी कर दे, बट आज भी अनटैक्स्ड इनकम एग्जिस्ट करती है। अगर किसी इंसान ने तरीका ढूंढ लिया है कि वो कैश में ही ऑन करेगा और कैश में ही स्पेंड करेगा, तो आप उसको नहीं रोक सकते हो। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से। तो आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का प्रीडोमिनेंस कहीं ना कहीं ज्यादा है। तीसरा, वेस्टफुल कंपटीशन। तो अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में ना कहीं बहुत ज्यादा कंपटीशन चलती रहती है। जैसे कैसे? द रिलेशन बिटवीन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट आर नॉट कॉर्डियल, दे आर लूजली कनेक्टेड विद ईच अदर एंड जनरली फॉलो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। सिमिलरली कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन इंडियन कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक्स। अब तुम समझो, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो कंपटीशन चल ही रही है ना। बैंक बोलेगी कि आप उस लेंडर से जाकर लोन मत लो, वो आपको खा जाएगा, भले आपको इमीडिएटली पैसा जाकर जल्दी लाकर दे रहा है। वो लेंडर बोलेगा बैंक के पास मत जाओ, बैंक तुम्हें 2 महीने तक तो पैसा ही नहीं देगी, फिर उसके बाद लोन अप्रूव करेगी। तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिशन है, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी जो बैंक्स हैं उनमें भी कॉम्पिटिशन है। आ रही बात समझ में? मतलब इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक आपस में ट्रेजरी बिल को लेकर क्या करेंगे? कंपीट करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक दोनों आपस में कंपीट करेंगे। आप हमसे ले लो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, आप हमसे ले लो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल लोग एफडी के लिए करते हैं कि नहीं? एफडी के लिए कंपीट करती है ना दोनों बैंक, सिमिलरली इसके लिए भी करेंगे। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आपस में एक छोटी सी कॉम्पिटिशन जो वेस्टफुल है। ओके, जो वेस्ट है। चौथा, एब्सेंस ऑफ ऑल इंडिया मनी मार्केट। वही बात है, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है ना, इससे लोग इस पर इतना विश्वास नहीं करते हैं। जब तक इंसान आंखों से नहीं देख लेता, जैसे आज भी तुम देखोगे ना, अपने जो पेरेंट्स की जनरेशन है वो आज भी ऑनलाइन शॉपिंग को नहीं मानती है। सही क्यों नहीं मानती? क्योंकि वो बोलते हैं कि जब तक हम आंखों से नहीं देखेंगे ना कि प्रोडक्ट दुकानदार बेच रहा है, तब तक हम पैसा नहीं देंगे।
होता है कि नहीं? कभी मैं तुम्हें बता रही हूँ, कभी मैं कैश ऑन डिलीवरी करती हूँ ना, तो मेरे घर वाले एक्चुअली जाकर पहले पार्सल खोलते हैं कि वो पार्सल आया है ना, उसके बाद ही वो कैश पे करते, बेचारा डिलीवरी बॉय वहीं खड़ा है। तो मैंने बोला भाई मम्मी रिटर्न हो सकता है पार्सल, अगर इन केस फोन मंगाया ईट आई घर में तो रिटर्न हो सकता है पार्सल, तो आप टेंशन मत लो। बट नहीं, आंखों देखा समझ में आता है। अब मनी मार्केट को एग्जिस्ट, मार्केट एग्जिस्ट तो करता नहीं रियल मार्केट, तो दैट्स एन इशू। आ रही बात समझ में बहुत अच्छे से? यस। उसके बाद inadequate banking facilities. Now, although there has been rapid expansion of bank branches, yet in rural areas banking facilities इतनी नहीं है। अब तुम बोल रहे हो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लो, बैंक से ही जाकर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लो, उसके बेसिस पर लोन लो। अरे बैंक हो तो सही, बहुत सारे रूरल एरियाज में तो बैंक ही नहीं है, बैंक की ब्रांचेस ही नहीं है, तो फिर क्या कर लोगे? आ रही बात समझ में? उसके बाद शॉर्टेज ऑफ कैपिटल. Indian money market generally suffers from short of capital funds and the availability of capital in money market is insufficient to meet the needs of the people. तो प्रॉब्लम है इसकी, गवर्नमेंट के पास ही बहुत बार पैसा नहीं रहता है. अच्छा, क्या तुम ये बात जानते हो कि गवर्नमेंट अगर नोट प्रिंट करती है तो उतना गोल्ड का रिजर्व रखती है कि अगर उन्होंने 500 करोड़ प्रिंट किए तो 500 करोड़ जितना गोल्ड का रिजर्व रखेगी कि गवर्नमेंट प्रिंट करती जाती है? ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट इसलिए रिजर्व रखती है ताकि कभी भी एक्स्ट्रा मनी मार्केट में ना चले जाए, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मार्केट में ना चली जाए. आ रही बात समझ में? अब गवर्नमेंट गोल्ड लाएगी कहाँ से इतना? तो इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को के पास भी पैसा लेंड करने के लिए बहुत बार पैसा नहीं रहता है. गवर्नमेंट के पास भी कैपिटल की दिक्कत आती है. अब जब कैपिटल गवर्नमेंट के पास ही नहीं है तो वो देगी कैसे लोगों को? करेक्ट है ना? राइट है ना? उसके बाद सीजनल शॉर्टेज ऑफ फंड्स. सीजनल शॉर्टेज ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है? A major drop of Indian money market is seasonal stringency of credit and higher interest rate during a part of the year. ठीक है? For example, from July to October, July to October क्यों बताऊं मैं तुम्हें बताती हूँ. July to October demand for loan declines deeply. क्यों होता है ऐसा? ध्यान से सुनना. ठीक है, ध्यान से सुनना. इंडिया में ये सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो एक पीरियड आता है जुलाई का, मतलब अपनी जन्माष्टमी खत्म हो जाती है, उसके बाद एक पीरियड आता है श्राद्ध का, मल का. तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें लोग ना कोई बाइंग करते हैं, ना कोई सेलिंग करते हैं, ना कुछ नया खरीदते हैं, ना कुछ नया बेचते हैं, कुछ भी नहीं. नो बाइंग सेलिंग. लोग दिवाली का ऐसा पागलों जैसे क्यों वेट करते हैं? क्योंकि दिवाली का एक ऐसा टाइम आता है जब लोग दिवाली के कुछ दिन पहले से शॉपिंग करना चालू करते हैं. आ रही बात समझ में? उस टाइम पे फंड्स का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि आदमी ने 2-3 महीने जो अपने घर में बैठ के सेविंग की, कुछ बाइंग सेलिंग तो की नहीं, तो उसने जो घर में बैठ के सेविंग की वो एक साथ वो पैसा दिवाली के टाइम पे निकालता है. नए कपड़े खरीदता है, मिठाइयाँ खरीदता है, अपने हाउस हेल्प अगर उसके यहाँ है तो उनको एक्स्ट्रा पैसे देता है. सो ऑल ऑफ दिस इज डन एट द टाइम ऑफ दिवाली. तो सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है. बट ये दिवाली के टाइम पर. बट दिवाली के पहले की अगर अपन बात करें तो जुलाई टू अक्टूबर फंड्स का सर्कुलेशन बहुत कम रहता है. डिमांड फॉर क्रेडिट, डिमांड फॉर लोन बहुत कम रहती है, और उस टाइम पर गवर्नमेंट जो है वो लोन देना भी चाहे तो नहीं दे पाती है, क्योंकि लोगों को जरूरत ही नहीं, लोग लेना ही नहीं चाह रहे लोग. आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से. यस, ठीक है. Next is diversity of interest rate. Another defect of Indian market is what? Multiplicity and disparity of interest rate. Interest rate differs in centers. अरे भाई साहब, तुम्हें अलग अलग इंटरेस्ट रेट पर अलग अलग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अलग अलग जगह मिलेगा. मुंबई में तुम्हें हो सकता है वही मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट महंगा मिले और कैलकाटा में तुम्हें वही सस्ता मिले. तो ये डिफरेंस तुम्हें हो सकता है. आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से. अब मैम ऐसा क्यों? अरे यार सिंपल सी बात है, सिंपल सा है समझना बात. एक, मैं अगर कोई नाइकी के शूज खरीद रही हूँ, ठीक है, तो नाइकी के जो शूज 10,000 रुपए के एक मॉल में मिलेंगे वो ही 30% डिस्काउंट पर अमेजोन पे मिलेंगे. क्यों मिलेंगे? अमेजोन डज नॉट हैव अ मार्केट प्लेस. अमेजोन का कोई मार्केट प्लेस नहीं है, आपको डिस्काउंट तो दिलवाना पड़ेगा. करेक्ट है. लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, लोगों को प्रोडक्ट ट्राई करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए वो प्रोडक्ट डिस्काउंट पर अवेलेबल रहता है. बट चूंकि सामने वाला एक प्लेस ऑफ बिजनेस लेकर बैठा है, वहां का रेंट पे कर रहा है, इसलिए फिजिकल मार्केट में वो प्रोडक्ट कंपैरेटिवली महंगा मिलता है.
ठीक है, उसको स्टाफ का पैसा देना है, उसको इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देना है, रेंट का पैसा देना है, तो वो शोरूम से खरीदी हुई चीज थोड़ी सी कंपैरेटिवली महंगी मिलती है। सेम इज द केस विद मनी मार्केट। अगर तुम कोई चीज महंगी ऐसी जगह से, कोई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऐसी सेंटर से, ऐसी सिटी से खरीद रहे हो जहां पर सब चीजें महंगी है, तो आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी हाई रेट पर मिलेगा। और अगर तुम ऐसी सिटी से ले रहे हो जहां पर सारी चीजें सस्ती है, तो तुम्हें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी सस्ता मिलेगा। क्लियर है? यस, ओके। एंड लास्ट इज एब्सेंस ऑफ बिल मार्केट। ओके, मतलब हमारे यहाँ पर जो कमर्शियल बिल्स है, वैसे आप लोग अभी ये वाला पॉइंट नहीं समझोगे एब्सेंस ऑफ बिल मार्केट, पर मैं बता देती एक छोटा सा कि जो कमर्शियल बिल्स है और ऐसे बहुत छोटे छोटे जो ट्रेजरी बिल्स हैं, उसका एक सेपरेट मार्केट नहीं। जैसे स्टॉक्स का, शेयर्स का कैसा एक सेपरेट मार्केट है, वैसे इन बिल्स का भी एक सेपरेट मार्केट होना चाहिए, और ये बिल का अभी तक मार्केट नहीं आया है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद ट्रेजरी बिल और मनी मार्केट बिल विथ द बिल दैट इज पास्ड बाय द गवर्नमेंट टू मेक अ लॉ। जैसे क्रिप्टो का जो बिल पास हो रहा है, ये जीएसटी का जो बिल पास हुआ, वो बिल अलग है। वो बिल इज व्हाट, एक बिल, एक छोटा सा एक लेटर पास होता है पार्लियामेंट में, ठीक है, कि भाई हमें ये बिल को एक्ट बनाना है, फिर वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, दैट्स अ एक्ट। वो एक बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है, वो अलग बिल है। ये कौन सा बिल है? ट्रेजरी बिल, मनी मार्केट बिल, लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल बिल। ये वो बिल्स है जिसका एक सेपरेट मार्केट आरबीआई क्रिएट करने की कोशिश करी, बट अभी तक नहीं हुआ है। सो दैट इज ऑल्सो अ डिफेक्ट। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से? यस। कोई भी डाउट, समस्या, आपत्ति? ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में बहुत बड़ा डिकोटमी है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है। दूसरा, अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा डोमिनेंट है। तीसरा, और दोनों में तो कंपटीशन हो ही रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में बैंक्स में भी आपस में कंपटीशन हो रही है। चौथा, एक कोई फिजिकल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है, एक ऑल इंडिया, मतलब छोटे छोटे अलग अलग सेंटर्स हैं, उसमें भी रेट डिफरेंशिएट करते हैं, बट एक ऑल इंडिया सेंट्रल लेवल पर कोई मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटीज इनएडिक्वेट है, लाइक रूरल एरियाज में बैंक्स नहीं होती, ठीक है, मतलब सारे एरियाज में। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, कभी कभी गवर्नमेंट के पास कैपिटल नहीं होती, जैसे जो एरिया है जहाँ जो पीरियड होता है जिसमें पब्लिक कम पैसा डिमांड करती है, ठीक है, तो उसमें सीजनल शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो जाता है कि जुलाई टू अक्टूबर है, तो उसमें लोग पैसा डिमांड नहीं करते, तो सीजनल बेसिस पर वो पैसा जो है, चाहे लोन का जो डिमांड है वो कम हो जाती है। डाइवर्सिटी एज इंटरेस्ट एट इंटरेस्ट, मैंने बता ही दिया कि भाई अलग अलग एरियाज में, अलग अलग सेंटर्स में जो लोन का इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है। एंड लास्ट इज बिल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है? बहुत अच्छे से? यस, डन। अब अगर हम इसको देखें कि हम कैसे इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब हमने डिफेक्ट्स तो देख ली, नॉट डिफेक्ट्स, पर हम अपने मनी मार्केट को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मनी मार्केट को इम्प्रूव कैसे करेंगे मैम? सबसे पहले, द एक्टिविटीज ऑफ इंडिजिनस बैंक शुड बी ब्रॉट अंडर इफेक्टिव कंट्रोल। ये इंडिजिनस बैंक्स मतलब ये कौन सी हो गई? अनरिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि अनरिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स को कहीं ना कहीं आप आरबीआई के एम्बिट में, आरबीआई के स्कोप में लेकर आओ। ठीक है, हुंडीज यूज्ड इन द मनी मार्केट, आई गया वहां पर, शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड रिटर्न इन यूनिफॉर्म मैनर। अब मैं तुम्हें बता दूं, हुंडीज वैसे तो अभी तो बैन हो चुकी है, पर फिर भी गवर्नमेंट को पता है कि यार लोग मानेंगे नहीं, आदमी एबला होता है, ठीक है, वो मानेंगे नहीं, है ना, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि अगर लोग ये अनरिकॉग्नाइज्ड लेंडिंग करना ही चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज करो, उसको आरबीआई के स्कोप में लेकर आओ, उसके लिए एक सेपरेट पॉलिसी बनाओ, उसको लीगलाइज करने की कोशिश करो, है ना। उसके बाद बैंकिंग फैसिलिटी शुड बी एक्सपैंडेड स्पेसिफिकली इन द अनबैंक्ड एंड नेग्लेक्टेड एरियाज। वही रूरल एरियाज की बात की जा रही है कि जो रूरल एरियाज है उसमें स्पेशली बैंकिंग को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। करेक्ट है। उसके बाद डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स इज अ बिग वे टू डेवलप बिल मार्केट इन द कंट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिया है तुम लोगों ने क्या गाइस? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा तुम लोगों ने? हाँ, लॉ में होगा तुम लोगों को, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, पढ़ा है क्या? यस, पढ़ा है ना।
तो डिस्काउंटिंग रीडिस्काउंटिंग आई थिंक तुम लोग समझते होंगे, है ना। Now, next is for raising the efficiency of the money market, the number of clearing house in the country should be increased. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, कल की ही बात है, एक स्टूडेंट है, उसका मुझे कॉल आया कि मैम मैंने ICSI को पेमेंट किया, ठीक है, पेमेंट उसने अपने नंबर से नहीं किया, उसके पापा के नंबर से उसने जीपे किया ICSI को, गूगल पे किया, ठीक है। नाउ पेमेंट हो गया, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं ICSI पे उस लड़की का नंबर रजिस्टर्ड था, तो उस लड़की का कुछ भी अकाउंट डिटेल्स या उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका, इस तरह का कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ओके, तो मुझे बोले कि मैम क्या करें, और कुछ बाद में ना एरर आ गया था पर पैसा डेबिट हो गया। तो मैंने बोला कि देखो ऐसा मत सोचो कि तुमने अभी पेमेंट किया तो अभी के अभी उसके अकाउंट में चला गया है। बैंक को क्लियर करने में टाइम लगता है, स्पेशली इंटर बैंक। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई बैंक इज एक्सिस बैंक, योर बैंक इज HDFC बैंक, अगर मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करूंगी तो तुम्हें बैलेंस तो दिखेगा, तुम्हें मैसेज भी आ जाएगा कि अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तुम उसको विड्रॉ करने जाओगे, विड्रॉ भी कर लोगे, पर एक्चुअली वो पैसा तुम्हारे अकाउंट में गया नहीं है, वो तो बैंक के पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े रहते हैं, इसलिए तुम वो अमाउंट विड्रॉ कर पाए हो। आ रही बात समझ में। क्लियरिंग हाउस 3 days बेसिस पर, वीकली बेसिस पर बैंक्स में ये अमाउंट को इधर से उधर क्लियर करती रहती है। पर ये बोल रहे हैं कि मनी मार्केट को अगर आपको और बेटर करना है तो आपको ज्यादा क्लियरिंग हाउस बढ़ाने पड़ेंगे, सो दैट आप पैसा जल्दी से जल्दी क्लियर करते जाओ, लोन जल्दी से जल्दी क्लियर करते जाओ, इंटरेस्ट जल्दी से जल्दी क्लियर करते जाओ। आ रही बात समझ में बहुत अच्छे से। यस, उसके बाद एडिक्वेट एंड लेस कॉस्टली फैसिलिटीज टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, है ना। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है कि बिजनेसमैन के लिए जो शॉर्ट टर्म फंडिंग होती है ना, जो मनी मार्केट फंडिंग होती है, ये थोड़ा सस्ते में अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि वो फटाफट पैसा जल्दी से बोरो भी कर ले और जल्दी से रीपे भी कर दे। थोड़ा सस्ते में कैपिटल अरेंजमेंट उसके पास होना चाहिए। एंड लास्ट इज जो मार्केट जो इंटरेस्ट रेट में जो वेरिएशन हो रहा है, स्पेशली अलग अलग जगह सेंटर के हिसाब से जो अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जा रहे हैं, उसको कम करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते, बिल्कुल सिंगल इंटरेस्ट तो नहीं लगा सकते हो सब जगह, बट थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो कम करना चाहिए। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से। तो ये हमारे मेजर्स टू इंप्रूव हो गए। अनऑर्गेनाइज्ड लेंडर्स को कवर करो, हुंडीज को स्टैंडर्डाइज करो, ठीक है, रूरल एरियाज को कवर करो, बिल डिस्काउंटिंग रीडिस्काउंटिंग को थोड़ा सा और बढ़ाओ, है ना। उसके बाद क्लियरिंग हाउस, नंबर ऑफ क्लियरिंग हाउसेज बढ़ाओ, कैपिटल अरेंजमेंट फॉर बिजनेसमैन शुड बी इंक्रीज, एंड लास्ट जो इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन हो रहा है उसको थोड़ा कम करो। ये अपने हो गए हैं हाउ टू इंप्रूव मनी मार्केट। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से। यस, चलो सो नाउ यहां पर हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब कल हम लोग मिलेंगे मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट है वो करने के लिए, और इसी के क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं जानती हूँ डिसीजन मेकिंग बाकी है, तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो रे पागल बच्चों, मैं कराऊंगी ना, मेरा टेंशन नहीं कराना, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे होना चाहिए, टेंशन मुझे वो कराना है, ठीक है। बट वो हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे ना, उसके साथ बहुत छोटा टॉपिक है तो उसके साथ कर लेंगे। आज मंडे है, इस सैटरडे तक हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। हम लोग कल ये वाला चैप्टर भी करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, और परसों हम लोग यूनिट 1 के क्वेश्चंस करेंगे। यूनिट 1 किस चीज की, एज पर आर बुक, एज पर आर नोट्स, ठीक है। तो उसमें करीब करीब आप लोगों का प्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा था हमने, डिमांड वाला पार्ट, सप्लाई और कॉस्ट, ये सारी की सारी, और रेवेन्यू, है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग कल ही परसों उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग मार्केट करेंगे। डन डन डनाडन डन। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर। तो आप लोग ये वाला जो चैप्टर है वो आप लोग कल पढ़ लेना, क्योंकि अपन देखो कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। जितना भी हो जाए कल ये चैप्टर पढ़ लेना, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है गाइस, बहुत बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, बहुत मस्ती करने वाले हम लोग। और क्वेश्चंस में बस तुम लोगों को थोड़ा सा टॉपिक पढ़ के आने रहेंगे। डन, चलो ऑलराइट, सो नाउ आई विल सी यू टुमारो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।